प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस की क्लास का समय हो चुका है। जो भी छात्र एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन का कुछ लेवल ही ऐसा रहेगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा, जिसको इसके आंसर पता है और अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है तो मैं आपको आंसर बताता हुआ चलूंगा। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे तरीके से क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जा सकते हैं। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कौन सा हो जाएगा? बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। क्या था? अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, इसको क्या किया गया था? इसको अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। तो अंतिम मुगल सम्राट का कौन था? बहादुर शाह जफर था। राइट आंसर आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है। ग्रीष्म अयनांत कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से जरूर पूछा जा सकता है। तो ग्रीष्म अयनांत का मतलब सबसे पहले जान लीजिए। तो ग्रीष्म अयनांत का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध में क्या? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। इस वजह से ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 जून हो। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में टिग्रिस नदी बहती है। तो टिग्रिस नदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टिग्रिस नदी, ठीक है, टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? इराक में बहती है। इराक इसका एकदम क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इराक। ठीक है, टिग्रिस नदी कहाँ पर बहती है? इराक। यहाँ पे एकदम एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो सिख जो धर्म है इसको निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो कब आया था सिख धर्म? तो 15 से जो 16वीं शताब्दी थी इसमें सिख धर्म स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, सिख गुरु कौन थे, सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो पहले गुरु कौन थे? तो पहले गुरु का नाम क्या था? तो जो सिखों के पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक। क्या नाम था? उनका नाम था गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव। अभी देखिएगा सिखों के 10 गुरु हुए थे। कितने हुए थे? 10 गुरु हुए थे। उसके बाद एक पुस्तक थी जिसको गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या मान लिया गया है? आगे गुरु मान लिया गया है। उसके बाद कोई भी गुरु नहीं है। ठीक है, तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक। अब आपसे पूछा जाए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो जजिया कर था वो क्या था उसको पहले समझते हैं। तो जजिया कर क्या था? देखिए जजिया कर गैर मुसलमान लोगों से लिया जाता था, मतलब जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं था उससे कर के रूप में कुछ लिया जाता था। ठीक है, तो जजिया कर की वजह से क्या क्या हुआ, वहाँ के लोग जो थे उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया, यानी कि जो हिंदू हुआ करते थे वो मुसलमान धर्म में आ गए। इस वजह से उनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो जजिया कर यही होता था कि जो गैर मुसलमान लोग होते थे उनसे जजिया कर लिया जाता था। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने गुजरात में पहली बार जजिया कर लागू किया था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अहमद शाह प्रथम। कौन हो जाएगा? अहमद शाह प्रथम जो है ना, एक ऐसा शासक था जिसने गुजरात में पहली बार जजिया कर को स्टार्ट किया गया था। अहमद शाह प्रथम आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे के आविष्कारक कौन थे। तो जो एक्सरे है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आविष्कार किया गया था रोंटगन के द्वारा। किसके द्वारा? रोंटगन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। रोंटगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। 2 से 3 बार जब आप इसको बोलेंगे, 2 से 3 बार बोलेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। एक्सरे किसका द्वारा आविष्कारित किया गया? रोंटगन के द्वारा। रोंटगन ने किसका आविष्कार किया? एक्सरे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो लिपुलेख दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? लिपुलेख जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, अभी देखिएगा उत्तराखंड में 2-3 दर्रे और हैं, उनको भी देख लेंगे। तो एक अपना है माना, जो माना दर्रा है वो भी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में ही स्थित है। और एक नीति दर्रा है, नीति दर्रा भी कहाँ पर स्थित है?
वो भी अपना कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। तो देखिए माना, नीति और लिपुलेख 3 दर्रे कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। उसके बाद अगर आपसे यहाँ पे सिक्किम के दर्रे भी देख लेते हैं, तो सिक्किम में एक दर्रा है जिसका नाम है नाथूला दर्रा। क्या नाम है, नाथूला दर्रा। तो इसको याद रखेंगे। एक दर्रे का नाम है जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद कर लीजिए, सिक्किम में स्थित है जयलेपला दर्रा और नाथूला दर्रा। ठीक है, अब दर्रे के बारे में बात करते हैं कि दर्रा क्या है। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे एक बड़ा पहाड़ है, यहाँ पे एक बड़ा पहाड़ है, इसके बीच में एक पतला सा छोटी सी सड़क, उसके बीच का एक रास्ता होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है दर्रा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ के बीच में एक पतला सा रास्ता, सकरा सा रास्ता, उसे कहा जाता है दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है यांगून। इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था रंगून। क्या नाम था, पुराना रंगून इसका पुराना नाम था, जो कि पहले म्यांमार की राजधानी हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में म्यांमार की राजधानी क्या है, तो वर्तमान में म्यांमार की राजधानी है नेपिडाओ। क्या नाम है, नेपिडाओ वर्तमान में म्यांमार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। कोई तत्व है, उसकी संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। आप ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे कि त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, दूसरा कह रहा है यहाँ पे ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और तीसरा कह रहा है कि साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें बताना है कि किसी जो अपना तत्व है उसकी संयोजकता निर्भर किस पे करती है। तो जो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर भी निर्भर करती है, और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों पर की संख्या पर भी निर्भर करती है, और साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करती है, यानी कि तीनों पर निर्भर करती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी पर निर्भर करती है। 1 2 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, कथन पहले पढ़ेंगे, उसका आंसर बाद में लगाएंगे। पहले कथन में बोला गया है कि भोजन में असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। सेकंड कह रहा है कि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तीसरा कह रहा है कि संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे तीनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे हमें वही चीज़ बतानी थी कि कौन सा कथन सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सभी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला। क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का और के कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। तो देखिए अपने भारतीय संविधान जो है ना, उसमें 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन है। एक तो अपना राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल है। एक अपना राज्य के अंदर आपातकाल है, राज्य आपातकाल, और तीसरा अपना है वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल अपने भारतीय संविधान में बताए गए हैं। अभी देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल को कहा जाता है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल होता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और अनुच्छेद 360 के तहत क्या आता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत आता है वित्तीय आपातकाल। यानी कि तीनों आपातकाल होते हैं। तो भारतीय संविधान के कौन मतलब कितने आपातकाल हैं, तीनों आपातकाल हैं, यानी कि अनुच्छेद 352 भी आपातकाल से संबंधित है, 356 भी है और 360 भी है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तीनों है। अब आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला, दूसरा तथा तीसरा तीनों क्या है, आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पाद होते हैं उनका वहन क्या कहलाता है, उनका वहन कहलाता है परिवहन। ठीक है, परिवहन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो कोशिका का ऐसा कौन सा गुण है जो कुछ पदार्थों के भीतर आने तथा जाने की अनुमति देता है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो इस प्रकार का, मतलब प्लाज्मा झिल्ली नामक एक गुण होता है कोशिका में।
जो क्या करता है, पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। देखिए सभी लोग जानते हैं कि अपने जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा फेमस स्थान क्या है, फेमस स्थान मतलब जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, केसर की खेती होती है। तो वहीं आपसे अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक केसर की खेती कहाँ पे होती है, अपने आप बता देंगे आंसर कि जम्मू कश्मीर में होती है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा उच्चतम किस्म की खेती मतलब किस स्थान पे होती है, जम्मू कश्मीर में किस स्थान पे होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा पंपोर। कहाँ पे होती है, पंपोर में होती है, जम्मू कश्मीर के पंपोर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो पेट के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कौन सा अम्ल कर देता है, हाइड्रोजन HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा अम्ल हो जाता है यहाँ पे, HCl एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अपना HCl है वो पेट के बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को क्या कहा जाता है। पृथ्वी है ना अपनी, जैसे यहाँ पे अपनी पृथ्वी है, ठीक है, वो अचानक से कांपने लगती है, अचानक से कांपने लगती है, तो उस स्थिति में उसे क्या कहा जाता है, उस स्थिति में कहा जाता है भूकंप, ठीक है। भूकंप जब आता है तो क्या होता है, अपनी पृथ्वी अचानक से हिलने लगती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूकंप एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा होता है। तो भूरा हीरा का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भूरा हीरा है किस खनिज को कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए भूरा हीरा को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला। भूरा जो कोयला होता है, भूरा कोयला, इसका ही नाम क्या लिख देते हैं, भूरे कोयले का नाम लिख देते हैं भूरा हीरा, ठीक है। और जो भूरा हीरा क्या होता है, भूरा कोयला होता है वो क्या होता है, लिग्नाइट होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, लिग्नाइट एकदम करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार जरूर लगा लीजिए और नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसमें मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं यथा सेविंग, प्रिंटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग आदि। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें किसमें मानक कार्य, जैसे कि मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं तथा यथा सेविंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, कॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका NIC। क्या हो जाएगा, NI और C। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रश्न का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न थे आज के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करने वाले हैं।